हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज जिस टॉपिक पर मैंने बात करनी है वो है भारत में हिजाब पर बैन के हवाले से। कर्नाटका एक स्टेट है जो भारत के साउथ में है, साउथ वेस्टर्न एक स्टेट है। वहां पर ये आजकल मसला चला हुआ है कि जी मुसलमान लड़कियों को कॉलेजेस में हिजाब पहनकर आना चाहिए या नहीं। हमने देखा उन लड़कियों के रास्ते रोके गए जब वो स्कूल में एंटर होने की कोशिश कर रही थी, उन पर नारेबाजी की गई। हिंदुत्व राइट विंग के जो एलिमेंट्स थे मेनली वो इसमें इन्वॉल्व थे। इसको काउंटर करने के लिए वो अपनी टिपिकल सैफ्रॉन शॉल्स पहनकर आगे कि देखो अगर इनको हिजाब पहनने की इजाज़त है तो हमें भी इन शॉल्स की इजाज़त होनी चाहिए। इस टॉपिक के हवाले से मेरे जहन में कुछ पॉइंट्स थे, कुछ खुलकर मैं बातें करना चाहता हूं और कुछ फनेटिक्स को ये बातें डिस्टर्ब भी करेंगी। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बात को ज़रा ओपन माइंड से सुनिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि किसी की दिल आज़ारी ना हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी पॉइंट्स मेरे जहन में हैं वो बड़े शाइस्ता तरीके के साथ पेश करूं, किसी की दिल आज़ारी ना हो इसमें। आप सबको पता है कि मैं किसी किस्म का कोई मजहबी या सियासी भाषण नहीं देता, लेकिन इस टॉपिक पर बहुत बड़ी बड़ी कन्फ्यूजन्स मौजूद थी जिनको डिस्कस करना मैंने बहुत ज़रूरी समझा। हम सबको पता है भारत में इस मामले को इतना बड़ा इशू किसने बनाया। भारत के जो राइट विंग हिंदुत्व एलिमेंट्स हैं उनकी तरफ से ये प्रमोट किया गया। उनको अचानक फील हुआ कि ये बहुत बड़ा इशू है, लिहाजा एक मसला क्रिएट करो। तो वो हमने देखा कि किस तरह नारेबाजी की गई और एक लड़की को इन्होंने हरासा किया स्कूल के अंदर। वो हमने पूरा फुटेज देखी थी और उसमें उनका कहना था कि जो मोस्टली लोग थे, वो जो लड़के खड़े हुए थे वो आउटसाइडर्स थे। तो उस सेगमेंट को अचानक ये ख्याल आया कि आपका जो रिलीजियस अटायर होता है, जो आपका मजहबी पहनावा होता है, उसको आप कॉलेजेस में नहीं पहन सकते। जो मजहब की वजह से आप कुछ करते हो, जैसे कोई चादर लेते हो या कोई भी ऐसी चीज करते हो, वो स्कूलों में अलाउ नहीं होना चाहिए। आउट ऑफ नोवेयर उन्हें एक दिन याद आया कि लेट्स बैन हिजाब इन स्कूल्स। उनके मुताबिक अगर आपको ज्यादा ही हिजाब लेने का शौक है या मजहबी रसूमात पूरी करनी है तो वो अपने घरों में करें, पब्लिक प्लेसेस पर नहीं। तो यहाँ पर मैं उन लोगों को एड्रेस करना चाहूँगा जो ये समझते हैं कि ये एक रिलीजियस अटायर है, ये एक मजहबी ड्रेस है हिजाब। नो सर, ये मजहबी ड्रेस नहीं इसको आप कह सकते। मतलब चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती जितना आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ ताकि शायद आपको मेरी बात समझ लग जाए, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मज़हब, तहजीब, रिवायत, कल्चर, ये सारी चीज़ें हमेशा एक दूसरे के साथ पैरेलल चलती हैं। कई मजहबी चीज़ें आपके कल्चर्स का पार्ट बन जाती हैं और इसी तरह आपके जो कई कल्चर्स और ट्रेडिशंस होती हैं वो मज़हब का पार्ट भी बन जाती हैं। और इसमें हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स मौजूद हैं जो आज हमारे मज़हब का हिस्सा बन चुकी हैं, जो पहले हमारे त्यौहार होते थे। और इसी तरह कई रिलीजियस चीज़ें आपके कल्चर का हिस्सा बन जाती हैं। अब इसमें कोई परेशान होने की या ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा से होता है। हम इंसान हैं और इंसानियत का एवोल्यूशन इसी तरह हुआ है, इसी तरह इंसानियत आगे बढ़ी है। पिछले जितने भी इनकी ट्रेडिशंस होती हैं या मज़हब की कुछ चीज़ें होती हैं या कल्चर्स के कुछ हिस्से होते हैं, वो आपकी ओवरऑल जो आपका एक बड़ा कल्चर होता है उसका पार्ट बनते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पीछे बहुत कुछ हुआ होता है आपकी तारीख में। मतलब आज जो इस वक्त हम बैठे हुए हैं इसके पीछे बहुत बड़े बड़े अवामिल थे, बहुत बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, बड़े बड़े मज़हब आए हैं, बड़े बड़े त्यौहार आए हैं, बड़ी बड़ी ट्रेडिशंस आई हैं और बहुत से कल्चर्स आए हैं। आज हमारी मौजूदा सूरत हाल उन्हीं ट्रेडिशंस, उन्हीं कल्चर्स और उन्हीं रिलीजन्स का एक मुरक्कब है। हम उसकी एक प्रोडक्ट हैं जो आज जिस तरह हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पिछली सदियों में होने वाली कई चीज़ें आज के मज़हब और आज के कल्चर्स का हिस्सा बनते जाते हैं और इसी तरह हमारी फिर नई नई रवायात भी बनती जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में इस वक्त इंडिजिनस लोग नहीं है, मतलब वहाँ के रहने वाले लोग जो आज से 400 साल पहले तक होते थे। ये गोरे वहाँ पर आए और उन्होंने तहस नहस करके रख दिया पूरी लोकल आबादी को। और आज आप जितने भी लोग देखते हैं अमेरिका में, वो एक मुरक्कब है, मिक्सचर है डिफरेंट लोगों का जो बाहर से आए हुए हैं। इसलिए अमेरिका को लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स कहते हैं। मतलब गोरे वहाँ पर आके बसे हुए हैं, वहाँ पे एशियंस आके बसे हुए हैं, वहाँ पे लैटिन्स आके बसे हुए हैं। तो ये 3 बड़े एथनिक ग्रुप्स मैंने आपको बताए हैं जो अमेरिका में है। इसके अलावा डिफरेंट पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह अब हम अपने सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, यहाँ पर भी हर किस्म का फ्लेवर है। यहाँ पर अगर आप ये समझते हैं ना कोई एक फ्लेवर है, मेरी मर्जी का फ्लेवर होगा, तो ऐसा हो नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको एक ही तरह का करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने ही सबसे बड़े दुश्मन होंगे। सोसाइटी के दुश्मन होना तो बात की बात है।
ये हमारा जो पूरा रीजन है, सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये भी बहुत सी चीज़ों का, बहुत से हिस्टोरिकल इवेंट्स का मुरक्कब है जो आज हमारी मौजूदा शक्ल है। यहाँ पर कई किस्म के लोग आए हैं, हिंदू, मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियंस, मुगलों की हुकूमत आई है, यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर ने हुकूमत की है। तो ये सब चीज़ें, ये सब पास्ट की हुकूमतें मिलकर हमारे इस वक्त के मौजूदा कल्चर्स को डिफ़ाइन करती हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, हमारे इस रीजन में 18वीं सदी से पहले कोई अंग्रेज़ी जानता भी नहीं था, बोलना तो दूर की बात, किसी को पता भी नहीं था कि ये इंग्लिश क्या होती है। और आज क्या होता है कि इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश में कोई बंदा अगर गलत इंग्लिश बोल रहा हो, गलत अंग्रेज़ी बोल रहा हो, तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो गोरों की जो 100-150 साल हुकूमत थी, उसका ये नतीजा है कि आज हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं अंग्रेज़ी बोलते हुए। इसी तरह हम ड्रेसेस की बात करते हैं, हिजाब हो, शलवार कमीज़ हो, जीन्स हो या पैंट कोट हो, ये सब चीज़ें अब हमारे कल्चर का पार्ट बन चुकी हैं। आजकल के दौर में आप किसी स्पेसिफिक लिबास पर लेबल नहीं लगा सकते कि ये इस्लामी लिबास है या ये कोई हिंदू का लिबास है या ये कोई क्रिश्चियन का लिबास है। हम जिस दौर में रह रहे हैं वो एक हाइब्रिड दौर है, मतलब पूरी दुनिया में एक ग्लोबल विलेज है। आप एक फ़्लाइट बुक करें तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं। ये सिर्फ एक शर्त है कि आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर कुछ, यहाँ पर मैं कुछ का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अगर कुछ मुसलमान लड़कियाँ हिजाब लेकर स्कूल जाती हैं, तो इसी तरह बहुत सी हिंदू लड़कियाँ या कुछ लड़कियाँ वो घूंघट लेकर आती हैं, वो भी अपने आप को कवर करती हैं। उनके यहाँ भी वो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह आप ये थरपारकर में चले जाएं तो वहाँ पर एक स्पेशल किस्म का ड्रेस है जिसका ताल्लुक़ उनके कल्चर से भी है और मज़हब से भी है। इसी तरह हमारी जो सिख कम्युनिटी है उसमें टर्बन का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत छोटी उम्र से लड़के वो पहनना शुरू कर देते हैं। मेरा ये सवाल है इस राइट विंग हिंदुत्व एलिमेंट से कि क्या आप इन सारी चीज़ों को मजहबी पहनावे का नाम देकर स्कूलों से बैन करना चाहते हैं? अगर आप ये सिलसिला शुरू करेंगे तो ये तो एक बहुत बड़ी जंग होगी, ये तो एक सिविल वॉर की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। ये तो ये एक बहुत बड़ा क्लैश आ जाएगा यहाँ पर। ये आप अपने साथ ही फिर ज्यादती करेंगे, अपनी सोसाइटी के साथ ज्यादती करेंगे। और मेरे ख्याल में ये जो कॉन्सेप्ट है जहाँ से ये शुरू कर रहे हैं, इसका फिर इख्तिताम क्या होगा? यहाँ पर अपने खिते की मैं दोबारा हिस्टोरिकली तारीफ करना चाहूँगा कि औरत के लिबास के हवाले से हमेशा वेस्ट ने डिक्टेट करने की कोशिश की है। ये वेस्टर्न रवैये हैं, ये एक फाशिस्ट अप्रोच होती है कि हम औरत पे इम्पोज करें, एक मर्द इम्पोज करे कि उसने क्या पहनना है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा था न्यूयॉर्क टाइम्स में जब फ्रांस बैन लगाने की बात कर रहा था बुर्के पर। तो उन्होंने कहा था कि ये वो कंट्री है फ्रांस जब 1940 में जब औरतें ये बीचेस में बिकनीज पहनकर आया करती थी, तब उनको वो मना करते थे। तब उस वक्त एक मॉरल पुलिस होती थी जो उनका वो साइज मैयर करती थी कि यार इतना साइज होना चाहिए आपके अंडरवेयर का। और उसके 80 साल बाद उसी फ्रांस ने ही औरतों के लिबास को डिक्टेट करने की कोशिश की बुर्का बैन के थ्रू। तो ये मेरा बताने का मकसद ये है कि ये वेस्टर्न रवैये हैं, वेस्ट की अप्रोच है। ये फाशिस्ट रवैये, जो फाशिस्ट गवर्नमेंट्स होती हैं, ये जो फाशिस्ट अप्रोच होती है जिसको हम इतना लान तान करते हैं, जो एक बहुत ही जो कहती है कि सिर्फ हमारी उजारादारी हो, ये चीज़ें सारी वेस्ट की आई हैं। हमारा जो रीजन था वो बहुत ओपन माइंडेड था जिसमें हर तरह की डाइवर्सिटी और इंक्लूसिवनेस है उसकी गुंजाइश थी। ये हमारे रीजन का बहुत बड़ा हुस्न था। हमारा जो रीजन है सब कॉन्टिनेंट, इसकी तारीख में इस तरह के फाशिस्ट रवैये कभी नहीं रहे। और यही बात राहुल गांधी ने भी की थी मोदी सरकार के लिए, जो हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन की थी कि ये जो हमारा रीजन है यहाँ पर जो भी हुक्मरान आया है उसने लोकल सेंसिटिविटीज़ का ख्याल रखा है कि लोकल लोगों को साथ लेकर चला जाए, कि जो मौजूदा ट्रेडिशंस हैं, जो मौजूदा रिलीजियस उनके सेंटिमेंट्स हैं, उनको हर्ट ना किया जाए। लेकिन इस सरकार को कोई समझ नहीं लग रही, मोदी सरकार को। मौजूदा जो भारत की सरकार है वो हिस्ट्री और कल्चर को समझे बगैर भारत की जड़ें खोखली कर रही है। इतनी हिम्मत तो पहले आरएसएस में नहीं हुई थी कि वो हिजाब पर अटैक करे, और लेकिन अब उनको पता है कि अब बिल्कुल उन्हीं का बंदा इस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी बना हुआ है। तो इसलिए अब आप कह रहे हैं वो खुलकर खेल रहे हैं सारे, ये बीजेपी और आरएसएस का जो गठजोड़ है जिसकी राहुल गांधी ने भी बात की। और बड़े अफसोस की बात है कि मैं पाकिस्तान में बैठा समझता था कि साउथ इंडिया इनकी जो कम्युनल हेट का जो पूरा एजेंडा है उससे बचा हुआ है।
ये साउथ इंडिया हो गया या आपकी ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये जो आपकी वेस्टर्न स्टेट्स हैं पंजाब वगैरह, लेकिन अब यहाँ भी वो आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट कर रहे हैं और अपना एजेंडा लागू कर रही है ये मोदी सरकार, क्योंकि इनको चाहिए वोट और मेजॉरिटी। इनको पता है कि इस तरह के काम करके वो मेजॉरिटी को खुश कर लेंगे। इस वक्त बड़े अफसोस की बात है कि वो बच्चे वो मतलब जिस तरह वो नारेबाजी कर रहे थे एक लड़की के ऊपर, मतलब उनके दिमाग का लेवल चेक करें, आपने पूरी जनरेशन को रेडिकलाइज कर दिया है। इसके असरात आपको 20-30 साल बाद पता चलेंगे। पूरी ये इस वक्त जो बच्चे हैं, मतलब इस वक्त उनको क्लासेस में होना चाहिए था, इस वक्त उनको पढ़ाई कर रहे होना चाहिए था, या वो किताबें पढ़ रहे होते या कोई अच्छी चीज़ कर रहे होते, लेकिन वो मजहबी नारे लगा रहे हैं और एक लड़की को वो हरासा कर रहे थे। मतलब इस किस्म की ज़हनी पस्ती मैंने अपने रीजन में नहीं देखी। हम बात करते हैं तालिबान की कि जी तालिबान औरतों को नहीं जाने देते, बिल्कुल वो गलत करते हैं। मैंने कई वीडियोस में अपने कहा है कि तालिबान अगर उनको काम नहीं करने देना चाह रहे, तालिबान अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं, उनके कोई दुनिया उनकी बात नहीं सुनेगी। फिर सवाल ये पैदा होता है कि आप में और फिर तालिबान में फ़र्क क्या रह गया है? वो भी औरतों को काम नहीं करने दे रहे और आप भी औरतों को उनकी चॉइस नहीं अडॉप्ट करने देना चाह रहे। आजकल के दौर में आप किसी औरत को डिक्टेट नहीं कर सकते कि वो क्या पहने और क्या नहीं पहने, मतलब जो आपके घर की ना हो। मतलब आपकी जुर्रत कैसे है कि आप किसी और की माँ बहन या बेटी को कहें कि तुम ये चीज़ पहनो या ये चीज़ तुम ना पहनो? तुम होते कौन हो भाई? जब उसकी पर्सनल चॉइस है, वो कर सकती है, उसके पास आज़ादी है, वो पहने या ना पहने। एक चीज़ हज़ारों साल से चली आ रही है, उसको आप बेशक मज़हब कह लें या ट्रेडिशन कह लें, उसको आप एक रात में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हो। जब एक औरत खुद अपनी मर्जी से हिजाब लेकर आ रही है तो हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले? AR रहमान की एग्जाम्पल लें, जो इंडिया के बहुत बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं। उनकी जो बेटियां हैं, एक बेटी उनकी हिजाब नहीं लेती और एक बेटी लेती है। इससे ये जाहिर होता है कि जो लड़की हिजाब लेती है उस पर कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि उसकी बहन हिजाब नहीं लेती, वो उसकी पर्सनल चॉइस है। दोनों की अपनी अपनी चॉइस है। तो अगर एक लड़की की चॉइस है तो आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए? यहाँ पर अगर हम लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल लाहौर की। मैं लाहौर का रहायशी हूँ। लाहौर में मैं अक्सर ये ट्रेंड देखता हूँ कि लड़कियाँ सड़कों पर चलते हुए ये बुर्का या हिजाब लेकर निकलती हैं, लेकिन जब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचती हैं, स्कूल, कॉलेज या ऑफिस, तो वो उसको उतार देती हैं जहाँ पर वो कंफर्टेबल फील कर रही होती हैं, अपनी दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, या अपने जो उनके कुलीग्स होते हैं। तो वो चीज़ भी उनकी अपनी चॉइस है कि कहाँ पर उन्होंने हिजाब या बुर्के को पहनना है, कहाँ नहीं पहनना। मैं कोई नहीं होता इसको डिक्टेट करने वाला, क्योंकि हम सबको पता है इस वक्त पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा डेस्परेशन बढ़ गई है। सड़कों पर किस तरह लोग देखते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जहाँ पाकिस्तान की चीज़ बुरी है तो मैं उसको एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि यहाँ पर जब सड़क पर आती है कोई भी लड़की, तो किस तरह हम आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखते हैं। तो उससे बचने के लिए नकाब बड़ा ज़रूरी हो जाता है वहाँ पर। और फिर जब वो अपनी जगहों पर जाती हैं तो वो उसको साइड पर रख देती हैं और फिर जाते हुए पहन लेती हैं। तो पॉइंट मेरा ये है कि ये औरत की मर्जी होनी चाहिए कि उसने सड़क पर हिजाब लेना है या उसने स्कूल के अंदर लेना है या उसने घर के अंदर रहना है, जिस तरह वो कंफर्टेबल है। इस हवाले से आपका कोई इख्तियार नहीं है। और अगर आप समझते हैं कि आपका इख्तियार है बाय फोर्स, मतलब उसको फोर्स किया जाए कि तुम ये पहनो या ना पहनो, तो आप सबसे बड़े जाहिल हैं इस दौर के। सॉरी टू से, ये इस माशरे की, इस आजकल के दौर की एक हकीकत है। ये औरत की रिलीजियस, सोशल और कल्चरल चॉइस है जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे पास ये ऑप्शन हमेशा मौजूद रहती है कि हम अपनी बात या अपने दीन का पैगाम बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाएं, दीन की दावत करें, तबलीग करें। लेकिन ये जो तरीके इस वक्त भारत में हो रहे हैं कि एक लड़की पर, एक निहत्ती लड़की पर जिस तरह नारेबाजी की जा रही, जिस तरह उस पर चढ़ाई कर रहे थे, ये कहाँ की इंसानियत है? क्या मतलब किस लेवल पर पहुंच गए हैं लोग? एक ट्रेडिशन जो कई 100 सालों से चली आ रही है, उसको आपने हवा बना दी है सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के लिए। अब इसका नुकसान क्या हो रहा है? पूरे रीजन को इसका नुकसान हो रहा है। आपको याद होगा कि 2 माह पहले हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा था कि भारत को अपने मुल्क के अंदर जो रेडिकलाइजेशन की एक वेव चल पड़ी है उसको रोकना होगा उनको, क्योंकि उसके रिएक्शन में फिर वहाँ के जो माइनॉरिटी हिंदूज़ हैं उन पर अटैक किए जाते हैं बांग्लादेश में। और उसका फिर हसीना वाजिद ने कहा कि इनको रोकना पड़ेगा अपने मुल्क के अंदर, क्योंकि भारत सबसे बड़ा मुल्क है, ये बाकी हम सारी छोटे कंट्रीज़ हैं भारत के मुकाबले में, तो जो वहाँ पर होता है उसका इम्पैक्ट
पूरे फिर रीजन में होता है। ये बाबरी मस्जिद का जब वाकया हुआ था उसको शहीद करने का, तो यहाँ पर भी बहुत से पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के मंदिर थे उन पर अटैक किए गए थे। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि फिर इस तरह पूरे रीजन में डिवाइड फैलती है। और अभी भी देख लें कि अब जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो मुसलमानों की तरफ से, जो भारत के मुसलमान हैं, उनकी तरफ से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा, डिवाइड मज़ीद बढ़ेगी, सोसाइटी में मज़ीद तफरीक पैदा होगी, गलियों में रहने वाले लोग एक दूसरे से नफरत करेंगे, लेकिन इनका डिवाइड और कॉन्कर का एजेंडा वो कंप्लीट हो जाएगा। हुकूमत का काम होता है कि फ़ौरन ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स होते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए जब वो किसी इस तरह की किसी भी किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, माइनॉरिटीज़ के साथ अगर ज़्यादती करते हैं। पाकिस्तान में जब भी वाक़यात होते हैं तो अच्छी बात यह है कि उस पर एक्शन ले लिया जाता है। पाकिस्तान में कभी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी ये अप्रोच नहीं रही कि माइनॉरिटीज़ को दबाना है। लोकल लेवल पर ज़रूर वाक़यात होते हैं, लेकिन इस वक्त जो भारत में सरकार है वो स्टेट लेवल पर ये सारा प्लान इसको कर रही है, इस हेट को फैलाया जा रहा है। वाइस एक चैनल है यूट्यूब पे, बड़ी ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। इसमें इन्होंने लव जिहाद का बताया था कॉन्सेप्ट के किस तरह जो हिंदुत्व के जो सेगमेंट्स हैं, जो पावरफुल ग्रुप्स बने हुए हैं, वो किस तरह मतलब वो मुसलमान लड़कों के पीछे जाते हैं, उनको मारते हैं, उनकी ज़िंदगियां तबाह कर देते हैं। अगर वो जुर्रत करें, मतलब जुर्रत क्या करना, प्यार में क्या जुर्रत होती है कि अगर उसे किसी हिंदू लड़की से प्यार हो जाए या कोई उसकी दोस्ती भी कर ले और वो धड़ल्ले से जाते हैं लड़कियों के कॉलेजेस में, उनको लेक्चर दिए जाते हैं। ये ज़रा आप देखें डॉक्यूमेंट्री, और लेक्चर ये दिए जाते हैं कि तुम किसी मुसलमान लड़के के करीब भी मत फटकना। और वो भी फिर उस डॉक्यूमेंट्री में एग्जांपल्स दिखाई हुई थी कि जिन लड़कों ने इस चीज़ की जुर्रत की, जिनको हिंदू लड़कियों से प्यार हुआ, उनकी ज़िंदगियां, उनके पूरे ख़ानदान तबाह कर दिए गए, उनकी ज़मीनों पर कब्जे हो गए, उनकी फसलें जला दी गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये वाइस डॉक्यूमेंट्री पढ़ी है ये, और ख़ुद उनके ही वो खुद अपने मुँह से बता रहे हैं, वो हिंदुत्व के जो वो एलिमेंट्स हैं वो खुद अपने मुंह से बता रहे हैं। इसके अलावा भी बड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो रहे हैं माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ भारत में। मुसलमान जो जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट हैं उनको कुछ ऐप्स और वेबसाइट्स पर फॉर सेल लगा दिया गया, उनका डेटा लगा दिया गया तस्वीरों के साथ कि जी ये फॉर सेल हैं। तो अल्लाह रहम करे, इस वक्त जो भारत में माइनॉरिटीज़ की सूरत हाल है और जो हेट की सूरत हाल है, मुझे उस पर ज़्यादा फिक्र होती है। अब कोई ये ना समझे कि मैं कोई एक तबके को सपोर्ट कर रहा हूँ या एक तबके का तर्जुमान हूँ। मैं यहाँ पर इंसानियत की बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि मेरा हमेशा से न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैंने अपने चैनल पर पाकिस्तान में जो हिंदू मंदिर्स हैं, बलूचिस्तान में, इतने दूर दराज इलाकों में, उनको कवर किया हुआ है, हिंदू एक्टिविटीज़ को कवर किया हुआ है, माइनॉरिटीज़ को हमेशा मैं सपोर्ट करता हूँ। मेरा इस तरह का कोई एजेंडा नहीं, मेरा ये है कि हमारा रीजन पीसफुल हो, इस तरह की डिवाइड से पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़े। हम सबका दिल करता है इस पूरे रीजन को हम विजिट करें, ये हमारा अपना रीजन है। अपने लोगों में जब मैं देखता हूँ इतनी ज़्यादा नफरत, जो पहले इतने अरसे से इकट्ठे रह रहे थे और ये डिफरेंट पॉलिटिक्स ने उनको बुरी तरह से डिवाइड कर दिया, तो मुझे ये चीज़ देख के दुख होता है। मेरा मकसद यहाँ पर एक बहुत बड़े डिज़ास्टर की तरफ निशानदही करना है जो इस वक्त भारत में मैं होता हुआ देख रहा हूँ। माशरे हमेशा डाइवर्सिटी और इंक्लूसिवनेस के साथ आगे बढ़ते हैं। वो माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता जो सिर्फ एक साइड से सोचता हो, जो अपने तबके, अपने फ़िरके, अपने मज़हब का सिर्फ वो सोचता हो। हमें पूरी एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, सबको साथ लेकर चलना है। हमने ये सोचना है कि हमारी गली में हर तरह का फ़र्द मौजूद हो सकता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो। ये सब एक गुलदस्ते के फूल हैं जो इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, और ये हमारे अपने लिए बेहतर है कि हम एक बर्दाश्त का मादा पैदा करें अपने अंदर। नहीं तो हम अपने और अपने आने वाले बच्चों की जो ज़िंदगी हैं उनको तबाह कर रहे होंगे अगर हम बर्दाश्त को प्रमोट नहीं करेंगे, अगर हम डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात ये है, डिफरेंट एथनिक डिवाइड्स और जो नफ़रतें हैं उनसे हमें बचना चाहिए। सिंपल सा मेरा एक पैगाम है आप सबके लिए। खुदारा इस रीजन को और इस सोसाइटी को जहन्नम बनने से बचाइए और एक दूसरे को बर्दाश्त कीजिए।